हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशंस की कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाला है, जिसमें हम 2.1 से लेके 2.41 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो भी विथ इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हमारा पहला क्वेश्चन है 2.1, define the term solution. How many type of solutions are formed? Write briefly about each type of an example. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स होके सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, वो है होमोजेनियस। अब होमोजेनियस किसको बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। अब इसको मैं आपको समझाऊं कि कंपोजिशन का मतलब क्या है। तो लाइक अगर यहाँ पे एक सॉल्यूशन है तो यहाँ से मैं कहीं से भी सैंपल ले लूँ इसका, तो हर जगह पे इसका कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होगी, वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। सैंपल यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और होमोजेनियस का अपोजिट होता है हेटेरोजेनियस। लाइक अगर आप पानी के अंदर सैंड यानी कि रेत को डाल दे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, रेत नीचे रहेगी, पानी ऊपर रहेगा। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। अब आते हैं उसकी टाइप्स पे। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन उसके सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग टू होता है, और हमें पता है सॉल्वेंट हो सकते हैं आइदर गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब ये सॉल्वेंट क्या है पहले वो भी जान लेते हैं। तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन में जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसकी अमाउंट कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो चलो पहले बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि गैसियस सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सॉल्वेंट गैस ही होगा। तो देखो ये तीन केस में हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस है। एक बार हम सॉल्यूट गैस लेंगे, फिर लिक्विड लेंगे एंड सॉलिड लेंगे। ऐसा ही करके हम लिक्विड सॉल्यूशन का भी समझेंगे और सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में भी समझेंगे। तो चलो पहला एग्जांपल जिसमें सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, तो वो एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे तीन टाइम पे सॉल्वेंट गैस है तो हम नाइट्रोजन गैस तीन टाइम पे एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये वाला गैसियस सॉल्यूशन हो गया। सेकंड एग्जांपल में हम लेंगे सॉल्यूट एज अ लिक्विड एंड सॉल्वेंट एज अ गैस, जो हमारा नाइट्रोजन गैस है अभी बोला। और लिक्विड में हम क्लोरोफॉर्म को लेंगे, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, वो हमारा एग्जांपल होगा गैसियस सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट होगा लिक्विड एंड सॉल्वेंट गैस होगा। अब थर्ड केस में क्या करेंगे? सॉल्यूट एज अ सॉलिड लेंगे एंड सॉल्वेंट गैस लेंगे, तो वो है कैम्फर इन द नाइट्रोजन गैस इज एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। अब जो सेकंड टाइप है सॉल्यूशंस की वो है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो उसके सभी केस के अंदर सॉल्वेंट होगा लिक्विड। तो पहले हम गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो वो एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। आप सभी ने देखा होगा जो फिश टैंक होती है उसमें पानी हर बार चेंज करना पड़ता है अगर छोटा पॉट हो तो, और अगर बड़ी फिश टैंक है तो उसमें एयर बबल सर्कुलेशन करते हैं। तो वो एयर बबल क्यों सर्कुलेट करते हैं? क्योंकि जो एक्वेटिक जो मरीन एनिमल होते हैं उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। अगर उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। जैसे हम हमारे लंग से ऑक्सीजन लेते हैं वैसे उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन लेना पड़ता है, राइट? तो उसके लिए वो बबलिंग करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जिसमें सॉल्यूट गैस है एंड सॉल्वेंट लिक्विड है। सेकंड एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन का है लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो वो केस है इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, दोनों लिक्विड है, एक दूसरे में मिसेबल है और वो डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन का सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, जो बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपने काफी बार देखा है कि जब भी हमें थोड़ा लो फील होता है तो ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करके हम पी जाते हैं, राइट? तो वो हमारा होगा लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्यूट है सॉलिड एंड सॉल्वेंट है लिक्विड। जो थर्ड टाइप है वो है सॉलिड सॉल्यूशंस की, जिसमें सॉल्वेंट हर बार सॉलिड ही होगा। जैसे ऊपर के दो केस में देखा, गैसियस सॉल्यूशन में गैस था सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूशंस में लिक्विड था सॉल्वेंट। अब ये सॉलिड सॉल्यूशन है
तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो पहले हम डिसॉल्व करेंगे गैस को सॉलिड के अंदर, तो वो वाला एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। मतलब ये जो पैलेडियम मेटल होती है वो हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर सकती है, तो वो एग्जांपल होगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन का। दूसरा एग्जांपल है लिक्विड एज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा हमारा सॉलिड, तो एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, तो ये भी एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का। अब मर्क्यूरी तो आपको पता है वो लिक्विड मेटल है और सोडियम सॉलिड मेटल है, तो ये क्या होगा, सोडियम के अंदर ये मर्क्यूरी डिसॉल्व हो जाएगी और जो बनेगा उसको बोलते हैं एमालगम। जो थर्ड एग्जांपल है वो है सॉल्यूट भी सॉलिड है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड, और वो होगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन जो है कॉपर डिसॉल्विंग गोल्ड। आपको सभी को पता है कि गोल्ड के ऑर्नामेंट 100% गोल्ड से नहीं बनते, क्योंकि जो 100% गोल्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है। अगर उससे ऑर्नामेंट बनेंगे तो उनका शेप चला जाएगा और वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए, राइट। तो उसको हार्डनेस देने के लिए उसके अंदर कॉपर एज अ इम्प्योरिटी डालते हैं, तो वो भी हमारा एग्जाम्पल हुआ सॉलिड सॉल्यूशन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। जस्ट अभी हमने वो देखा कि सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा। अब यहाँ पे सॉल्यूट गैस लेना है, तो आपको पता है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ गैस सॉल्यूट इन अ सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब वो हमारा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी एंड मास परसेंटेज। तो चलिए वन बाय वन इन सभी को सॉल्व करते हैं। पहला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म पे समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक है ए और दूसरा है बी। तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है x, तो मैं क्या लिखूंगा XA, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो वो कितना होगा, तो यहाँ पर जैसे लिखा है मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब A के मोल। अब ये जो N है वो रिप्रेजेंट करता है मोल और A मतलब A के मोल, राइट। और उसका रेशियो किसके साथ लेना है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। मतलब अगर दो कंपोनेंट है, यहाँ पे A और B दो कंपोनेंट है, तो मैं क्या करूँगा मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, तो ये जो आंसर मिलेगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सेम वे से हम B के भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा, तो वो होगा मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, ये टोटल मोल हो गए, राइट। अब आपको एक और बात जाननी पड़ेगी यहाँ पे कि कितने भी हमारे पास कंपोनेंट हो, उन सभी के मोल फ्रैक्शन का अगर हम समेशन करें तो ऑलवेज आंसर 1 आएगा। यहाँ पे दो कंपोनेंट थे A एंड B, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B करता हूँ तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर 3 कंपोनेंट होते और तीनों 3 का हम समेशन करते लाइक XA प्लस XB प्लस XC, तो भी उसका आंसर 1 ही आता। तो अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है आपने करेक्ट मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट किए है या नहीं, तो आप ऐसा करके उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपके पास बाइनरी सिस्टम है, मतलब दो कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन काउंट नहीं करने, सिर्फ एक के करो। लाइक यहाँ पे हमने x1 तो फाइंड कर लिया, तो xb के लिए क्या करोगे 1 माइनस XA, दैट मीन्स 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A करोगे तो आपको B का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये तभी करना है जब हमारे पास बाइनरी सिस्टम हो, राइट, मतलब दो ही कंपोनेंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है मोलालिटी। मोलालिटी क्या है, मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चलो मैं आपको इसकी इक्वेशन बना के ही देता हूँ। पहले जान लो कि मोलालिटी का सिंबल स्मॉल m है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molar mass of solute multiply by mass of the solvent in gram। अब ये इक्वेशन कैसा है मैं आपको समझाऊं। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे तो ये जो हमको देगा वो होगा मोल होगा, और यहाँ पे मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिया है,
अगर इसको मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता। सो डिवाइड का डिवाइड कहाँ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाता है, ये ऊपर आ जाता है, इसलिए ये 1000 यहाँ पे आया। अगर आप ग्राम में लेते हो तो ही ये 1000 आएगा। अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो ये 1000 यहाँ पे नहीं आएगा। तब कौन सी इक्वेशन बनेगी, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा मोलारिटी। अभी देखा था मोलालिटी और अब देखेंगे मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपने ध्यान से देखा होगा लास्ट स्लाइड में, तो जो मोलालिटी थी वो था मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वहाँ पे मास था और यहाँ पे वॉल्यूम है, वहाँ पे सॉल्वेंट था, यहाँ पे सॉल्यूशन है। मोलारिटी का सिंबल होता है कैपिटल M और उसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखो मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करोगे तो वो मिल जाएगा आपको मोल, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो उसको 1000 से डिवाइड करो तो वो बन जाएगा लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही दिया है तो ये आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट। तो ये थी इक्वेशन अबाउट दी मोलारिटी। और नेक्स्ट है हमारा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ अ मास ऑफ अ सॉल्यूट द मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि आप आपके परसेंटेज कैसे काउंट करते हो, आपके टोटल मार्क्स में से जितने मार्क्स आए उसका रेशियो लेते हो, लाइक यहाँ भी ऐसा ही करना है। तो देखो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो मिल जाएगी आपको मास परसेंटेज। आप ऐसा ही करते हो ना, आपके जो मार्क्स आए वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके परसेंटेज मिलते हैं। सेम वे से हमको मास परसेंटेज भी फाइंड आउट करने होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.4, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन अ लैबोरेटरी वर्क is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 gram per ml? तो चलिए ये न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। पहले जो भी डेटा गिवन है वो हम लिख देंगे। लाइक यहाँ पे दिखा है 68% नाइट्रिक एसिड, तो वो हमने लिख दिया, बाई मास है। और ये बाई मास का मतलब क्या है कि 100 ग्राम जो ये सॉल्यूशन होगा उसके अंदर कितना होगा, 60 ग्राम ऑफ HNO3 होगा। सेकेंड थिंग हमको क्या दिया है, यहाँ पे डेंसिटी दी है और वो है 1.504 ग्राम पर ml, मतलब अगर हम 1 ml लेंगे तो उसका मास कितना होगा, 1.504 ग्राम होगा। अब जो क्वेश्चन हमारा है वो है हमको मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। और जैसे ही हमने अभी आगे देखा कि मोलारिटी मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 1000 ml सॉल्यूशन है उसका कितना मास होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ हमारे पास एक रिलेशन है कि 1 ml इज इक्वल टू 1.504 ग्राम। तो ये जो मोलारिटी होता है ये मोल पर लीटर में होती है, मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो हम ये देखेंगे कि 1000 ml का मास कितना होगा, तो वो हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा 1504 ग्राम। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 1504 ग्राम क्या है, वो मास है 1000 ml सॉल्यूशन का। अब हम ये इक्वेशन को यहाँ से यूज़ करने वाले हैं, लाइक 68% वाले रिलेशन को। लाइक 68% मतलब क्या, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 68 ग्राम ऑफ HNO3। अब हमारे पास कितना सॉल्यूशन है, हमारे पास है 1504 ग्राम सॉल्यूशन, तो उसमें कितना HNO3 होगा। तो अगेन फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो हमारी इक्वेशन होगी 1504 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 100, और वो जो मास मिला वो है 1022.72 ग्राम ऑफ HNO3। देखो इतना HNO3 किस में है, 1000 ml सॉल्यूशन में है। देखो अभी भी हमारे पास ग्राम है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। लीटर तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन ये मोल नहीं मिले है, सीधा ग्राम है। तो ग्राम से मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इक्वेशन है, मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमारे पास ये मास तो मिल गया, मोलर मास ऑफ HNO3 कितना है
63.01 ग्राम पर मोल है। तो सीधा हमें वैल्यू रखनी है, मास के प्लेस पे लिखेंगे 1022.72 और मोलर मास पे कितना आएगा 63.01 और वो जो मिला वो हमको मिला मोल मिला। और ये जो मोल है HNO3 वो किसके अंदर है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। मतलब ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। लाइक कैसे 62.23 मोल 1000 ml में है और 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो इनडायरेक्टली वी कैन से ये हमारी क्या हो गई मोलारिटी, क्योंकि इतने मोल 1 लीटर के अंदर है। तो ये है हमारा आंसर 16.23 मोलर HNO3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज अ 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in this solution? If the density of solution is of 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of this solution? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 10% ग्लूकोज बाय मास दिया है। अब 10% का मतलब क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ग्लूकोज, तो वो होगा हमारा 10% ग्लूकोज बाय मास होगा। अब ध्यान से देखो कि मोलालिटी किसको बोलते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या आप ऐसा भी बोल सकते हो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे 100 ग्राम था सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम में क्या होगा 90 ग्राम क्या होगा वाटर होगा एंड 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, क्योंकि ये 10% वेट बाय वेट है। तो बस यही रिलेशन को हमें यूज़ करना है। लाइक ऐसे कि 90 ग्राम वाटर है तो उसके अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज है। देखो मैं वाटर को क्यों एज ए सब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो मोलालिटी काउंट होती है वो सॉल्वेंट के हिसाब से होती है। लाइक 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल है, तो पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उससे मोल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मैं ये रिलेशन बना रहा हूँ कि 90 ग्राम ऑफ वाटर तो उसके अंदर है 10 ग्राम ग्लूकोज। अगर 1000 ग्राम वाटर होता तो कितना ग्राम ग्लूकोज होगा, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा और जो आंसर मिलेगा वो है 111.11 ग्लूकोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो रिलेशन है 1000 ग्राम ऑफ वाटर वो यहाँ पे हमको मिल गया कि इतना ग्राम है। लेकिन हमें ग्राम नहीं चाहिए, हमें मोल चाहिए। और आपको पता है मोल की इक्वेशन क्या है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ग्लूकोज का मोलर मास है 180। तो देखो ये थी अमाउंट हमारी 111.11 डिवाइडेड बाय 180, तो हमें मिल जाएगी मोल, और वो मोल है 0.617 मोल ग्लूकोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये मोल पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर मतलब वो क्या हुआ मोलालिटी हुआ, राइट। तो ग्लूकोज की मोलालिटी हुई 0.617 मोलल सॉल्यूशन, राइट। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें क्या करना है हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमको चाहिए मोल। तो वाटर कितना होगा, तो देखो यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर के मोल फाइंड आउट करने हो तो उसका मोलर मास है 18, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो आंसर आता है 55.55। सेम वे ग्लूकोज की बात करें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ग्लूकोज के मोल कितने हो गए, तो वो कितने 111.11 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 जो है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो उसके मोल हमको मिले 0.617। अब हमको पता है मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है, तो उसके लिए हमको टोटल मोल चाहिए। तो टोटल मोल के लिए क्या करेंगे, तो ये 55.55 बाय वाटर और ये 0.617 है वो है बाय ग्लूकोज, तो टोटल मोल हुए हमारे 56.167। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू मोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। चलो पहले फाइंड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल कितने हैं 55.55 और टोटल मोल कितने हैं 56.167। तो इन दोनों के रेशियो से हमको मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। सेम वे से हम ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। ग्लूकोज के मोल कितने हैं 0.617 और टोटल मोल है 56.167। इन दोनों के रेशियो से जो आंसर आया है वो है 0.0109 जो कि वो मोल फ्रैक्शन हुआ ग्लूकोज का। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बाइनरी सिस्टम हो, दो कंपोनेंट है, उनके मोल फ्रैक्शन का समेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे ही वो 1 आ जाता है, मतलब आपके मोल फ्रैक्शन करेक्ट है। अगर ये हम कैलकुलेट नहीं करते तो भी कर सकते, लाइक 1 - a करते
तो भी ये आंसर आता था, लेकिन आपकी समझ में आए इसलिए मैंने दोनों के कैलकुलेशन यहाँ पे की है। अभी भी हमारा क्वेश्चन अधूरा है, अभी हमको मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कितने डेटा है हमारे पास, एक तो उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी थी 1.2 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का मास है 1.2 ग्राम, और मोलारिटी का मतलब क्या है मोल पर लीटर। तो अगेन वही फंडा हम यूज करेंगे कि 1000 ml सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट करेंगे। 1 ml तो 1.2 ग्राम, तो 1000 ml तो कितना ग्राम, वो हमको मिला 1200 ग्राम। वापस आ जाते हैं परसेंटेज पे देखे तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का 10% मतलब वो 10 ग्राम क्या होगा, उसके अंदर ग्लूकोज होगा। यहाँ पे मास कितना मिला है 1200 ग्राम, तो उसके अंदर कितना ग्लूकोज होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो कि 120 ग्राम मिलेगा। मोलारिटी के केस में हमें मोल चाहिए, और मोल की इक्वेशन क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास यहाँ है 120 एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है 180, तो इसके रेशियो से हमें जो आंसर मिलेगा वो है 0.666 मोल। और ये जो मोल है वो किसके अंदर है, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, मतलब 1 लीटर के अंदर। सो इनडायरेक्टली ये क्या होगा, हमारी मोलारिटी हो गई, राइट। तो ये जो सॉल्यूशन है वो है 0.67 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.6, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both, right? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको बोला गया है कि 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर है Na2CO3 का और NaHCO3 का, और उन दोनों के इक्विमोलर अमाउंट है, मतलब दोनों के इक्वल मोल है। तो अब हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। Na2CO3 का मोलर मास है 105.98 और NaHCO3 का मोलर मास है 84। अब दोनों के इक्वल मोल है, तो हम इमेजिन कर ले कि बोथ हैविंग दी x मोल्स, राइट। तो देखो आपको इक्वेशन पता है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मुझे मास चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके जो मोल है उससे मल्टीप्लाई बाय उसके मोलर मास को मैं करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा। तो चलो हमने इमेजिन तो कर लिया कि दोनों के x मोल है, तो हम क्या करेंगे, x इंटू 105.98 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 84। तो ये जो हमें मिलेगा वो होगा मास ऑफ Na2CO3, और यहाँ पे हमको मास मिलेगा NaHCO3। इन दोनों का समेशन करेंगे तो वो आंसर कितना आएगा 1 ग्राम, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है उसका मास 1 ग्राम है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते कि x की वैल्यू कितनी आती है। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 0.005264 मोल। तो ये इक्विमोलर अमाउंट होगी, मतलब इतने मोल Na2CO3 होगा और इतने ही मोल NaHCO3 होगा। ये हमारा आंसर नहीं है, हमें अभी और आगे जाना है। लाइक देखो अभी हमको पता है कि Na2CO3 उसमें 2Na and CO3 -2 है, जबकि यहाँ पे NaHCO3 में Na प्लस होगा और HCO3 माइनस। दैट मीन्स Na2CO3 डाइबेसिक है और NaHCO3 मोनोबेसिक। तो जो HCl की अमाउंट है वो भी दोनों में डिफरेंट होगी। लाइक इन द केस ऑफ Na2CO3 डबल मोल ऑफ HCl यूटिलाइज हो गया। डाइबेसिक है, दैट मीन्स 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड। तो कितने मोल HCl चाहिए इसके साथ, 0.010527 मोल HCl इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट Na2CO3। और वैसे ही अगर हम NaHCO3 के बारे में बात करें तो वो तो मोनोबेसिक है, मतलब इतने ही मोल 0.00526 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड होगा। अब टोटल कितने HCl चाहिए, तो मैं दोनों का समेशन करूँगा और वो आंसर मिलेगा हमको 0.015791 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट दिस बोथ, मतलब Na2CO3 और NaHCO3 के 1 ग्राम मिक्सचर के साथ रिएक्ट होने के लिए इतना मोल HCl मुझे चाहिए। यहाँ पे HCl की मोलारिटी ऑलरेडी गिवन है, वो है 0.1 मोलर, दैट मीन्स 0.1 मोल इन 1000 ml। अब यही रिलेशन को हमें यूज करना है कि 0.1 मोल ऑफ HCl होता है 1000 ml में। तो इतना मोल ऑफ HCl मतलब 0.015791, इतना मोल HCl कितने ml में होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 157.91 ml, मतलब 157.91 ml 0.1 molar HCl required to react completely
with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaCO3 containing equimolar amount. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. तो दोस्तों जब भी ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आए तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखनी है. तो उसमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 प्लस अमाउंट ऑफ 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ 1 प्लस 2. ये वाला फंडा आप यूज़ करोगे तो ऑलवेज आपको सही आंसर मिल जाएगा. देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ 1 मतलब जो 300 ग्राम है वो लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 जो है 25%, अमाउंट ऑफ 2 उसमें आएगा 400 ग्राम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 वो है 40%. अमाउंट ऑफ 1 यहाँ पे 300 ग्राम और अमाउंट ऑफ 2 यहाँ पे 400 ग्राम लेंगे और वैल्यू जैसे यहाँ पे रखेंगे. देखो ये हमको आंसर मिलेगा 33.57. दैट मीन्स ये होगा हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंटेज. आई होप ये मेथड आपको आगे बहुत काम में आने वाली है. ये इक्वेशन को आप कहीं लिख के रखना. हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.8. An antifreeze solution is prepared from 2 to 2.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution if the density of the solution is 1.072 gram per ml. Then what shall be the molarity of the solution? तो चलिए ये सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मोलालिटी की, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है पहले वो मोलालिटी फाइंड आउट करने का है और हमको पता है कि मोलालिटी का मतलब क्या है, मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल का जो मास है वो है 2 to 2.6 ग्राम इन 200 ग्राम ऑफ वाटर. तो चलो मोल ऑफ हमको फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. और इथिलीन ग्लाइकोल का जो मोलर मास है वो है 62.07 ग्राम पर मोल. तो देखो मोल इसका कितने मिलेंगे, हमने मोल के लिए क्या किया, ये मास लिया 2 to 2.6 और डिवाइडेड बाय मोलर मास किया 62. तो मोल हमको मिले 3.58 मोल और ये हो गए किसके अंदर, 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर. तो अब ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे कि 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मोल कितने हैं, 3.58 मोल इथिलीन ग्लाइकोल होगा. और ये इक्वेशन किसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, मोलालिटी के लिए. तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल हो गए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो हमें जो आंसर मिला वो है 17.9 मोल इथिलीन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. और उसको इनडायरेक्टली हम यही बोलेंगे कि ये हमारी हुई मोलालिटी और उसका सिंबल आता है स्मॉल m. अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलारिटी को और मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर होगा. और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन है कि 1.072 ग्राम पर ml उसके डेंसिटी है. उसका मतलब 1 ml होगा, उसका मास कितना होगा, 1.072 ग्राम होगा. तो वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे कि 1000 ml में कितना उसका मास होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो आंसर मिल जाएगा 1072 ग्राम मास होगा किसका, 1000 ml सॉल्यूशन का. ओके, यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किया था मोल एंड मोलालिटी, उसके अंदर 200 ग्राम वाटर लिया था एंड 2 to 2.6 ग्राम का लिया था इथिलीन ग्लाइकोल. तो जो टोटल मास था वो होगा 200 प्लस 200 26.6. उसका मतलब दोनों का समेशन करेंगे तो आंसर आएगा 422.6 ग्राम आएगा. अब ये अमाउंट है सॉल्यूशन की, राइट. अब इतने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो हमें मोल मिले थे इथिलीन ग्लाइकोल के वो थे 3.58 मोल. तो हमारे पास तो 1072 ग्राम सॉल्यूशन है, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 1072 ग्राम. उसके अंदर कितने मोल हो गए, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा 9.08 मोल. तो ये 9.08 मोल है 1000 ml सॉल्यूशन में. ऐसे तो बोला जाए कि 9.08 मोल है 1072 ग्राम सॉल्यूशन में, दैट मीन्स 1000 ml सॉल्यूशन में. तो इनडायरेक्टली वो हो गया हमारा मोल पर लीटर, दैट मीन्स मोलारिटी. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.9. A sample of drinking water was found to be severely
contaminated with a chloroform supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass. And second question, determine the molality of chloroform in the water sample. तो चलो पहले जो डेटा है वो हम लिखते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन में 15 ppm क्लोरोफॉर्म है. अब ppm का मतलब क्या है? मिलीग्राम पर लीटर. तो यहाँ पे 15 ppm है, मतलब 15 मिलीग्राम होगा क्लोरोफॉर्म इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 15 मिलीग्राम इन 1000 ml सॉल्यूशन. अगर हम बात करें 1000 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 15 मिलीग्राम क्लोरोफॉर्म, तो ये होगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. अब इस मास में कंपेयर करें तो क्लोरोफॉर्म की अमाउंट काफ़ी कम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन भी कितना है? 1000 ग्राम. ये काफ़ी कम अमाउंट है क्लोरोफॉर्म की, सो वी कैन इग्नोर इट, राइट. तो अभी हम मास ऑफ सॉल्यूशन भी कितना लेंगे? 1000 ग्राम ही लेंगे. और मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है? 15 × 10⁻³ ग्राम है. तो परसेंटेज मास फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए इक्वेशन है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. देखो अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15 × 10⁻³ एंड मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.0015%. ये था मास परसेंटेज. और अब बात करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की, डिटरमाइन दी मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म. अब मोलालिटी क्या है वो हमको पता है, मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो देखो यहाँ पे पहले मोल फाइंड आउट करते हैं. मोल का मतलब क्या है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो ये रहा मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, वो है 15 × 10⁻³ ग्राम और उसका मोलर मास होता है 119.37. तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? मोल्स ऑफ द क्लोरोफॉर्म. तो वो है 0.000126 मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब ये मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि ये हो गई हमारी मोलालिटी, राइट. तो देखो ये हो गया 0.000126 मोलल सॉल्यूशन, दैट मीन्स 1.26 × 10⁻⁴ मोलल. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.10. What role does the molecular interaction play in the solution of alcohol and water? तो उसके लिए समझते हैं हम पहले एज़ोट्रोप क्या है. Some liquids on mixing form the azeotrops, which are the binary mixtures having the same composition in a liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. In such a cases, it is not possible to separate the components by fractional distillation. ये जो एज़ोट्रोप होते हैं वो बाइनरी मिक्सचर होते हैं, मतलब उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं और ये जो 2 कंपोनेंट होते हैं उनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में एज वेल एज वेपर फेज में सेम होता है और वो एज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों बॉयल होते हैं साथ में. तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट करना चाहें तो भी हम नहीं कर सकते हैं. इथेनॉल और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो ऐसे टाइप का एक हमारा एज़ोट्रोप मिक्सचर बनता है. लाइक देखो यहाँ पे लिखा है इथेनॉल वाटर on fractional distillation gives the solution containing 95% by volume of ethanol. Once this composition is known as the azeotrope composition has been achieved, the liquid and vapor have the same composition and no further separation occur. मतलब कि जब भी ये हमें 95% वॉल्यूम बाय इथेनॉल मिलता है तो उसके अंदर 5% जो वाटर रहता है, अब इन दोनों का जो वेपर फेज में एज वेल एज हमारे लिक्विड में उसका कंपोजिशन सेम रहेगा. तो दोनों साथ में ही बॉयल हो गए और इनको हम अलग नहीं कर सकते, राइट. ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसका सेपरेशन इजीली अचीव नहीं होगा. तो ये रोल होता है मोलिकुलर इंटरेक्शन का जब सॉल्यूशन बनता है अल्कोहल एंड वाटर से, राइट. तो ये हमारा था एज़ोट्रोप का टॉपिक. हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.11. Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. पहले ये जान लो कि जब भी कोई गैस सॉल्युबल होता है लिक्विड के अंदर, सो ड्यूरिंग दैट हीट इज इवॉल्व, राइट. तो ये डिसोल्यूशन में हीट इवॉल्व होती है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन तो बनेगा साथ में हीट भी रिलीज होगी. डिसोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डायनामिक इक्विलिब्रियम और जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वह फॉलो करता है ले शटेरियल्स प्रिंसिपल. सो एज द डिसोल्यूशन is an exothermic process,
द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि सपोज ये मेरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर गैस डिजॉल्व है, अगर मैं उसको हीट देता हूँ, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम उसे हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम क्या ट्राई करेगी, हीट को कम करने के लिए, और हीट को कम करने के लिए वो रिवर्स रिएक्शन करेगी। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो जो सॉल्यूशन बना था उसमें से सॉल्यूट सेपरेट आउट होगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो भी गैस होता है वो कम टेम्परेचर पे ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इसीलिए तो हम जो कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाली, वो कोल्ड ड्रिंक होती है, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें या टेम्परेचर बढ़ा दे तो अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हुआ है, जो सॉल्युबल हुआ है, वो सब वहाँ से चला जाएगा। तो शायद अब आपको पता चल गया है कि कोल्ड ड्रिंक क्यों कोल्ड में ही सर्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.12, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। तो हेनरीज लॉ क्या है वो समझते हैं पहले। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of a liquid or a solution। मतलब ये लॉ से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे जो सॉल्यूशन के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है लिक्विड के अंदर, राइट। तो वो किससे पता चलेगा, तो पार्शियल प्रेशर से पता चलेगा। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी गैस की कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अब मैं सिंपल आपको बताऊं कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हो और अंदर से काफ़ी सारा प्रेशर आपको फील होता है, तो उसका मतलब क्या है कि उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। सपोज आपने कोई बॉटल ओपन करके 3-4 दिन के लिए रखी हो और हम कंटिन्यूस उसको पी रहे और बाद में आप उसको ओपन करोगे तो आपको अंदर प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि जो उसके अंदर सॉल्युबल हुआ है कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो भी कम हो गया है। मतलब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, अगर पार्शियल प्रेशर कम तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम ही होगी। अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। देखो यही हुआ ना, जितना हाई प्रेशर रखेंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट है स्कूबा डाइवर्स के लिए। ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्रेशराइज एयर ले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे पानी के नीचे जाएंगे तो हाई अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी नाइट्रोजन भी उनकी ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब वो वापस आएंगे तो प्रेशर कम होगा और वापस ये जो डिसॉल्व हुआ नाइट्रोजन वो बबल बन के उनके ब्लड में आ जाएगा। तो ये जो बबल है वो काफ़ी डेंजरस है लाइफ के लिए। इसीलिए जो स्कूबा डाइवर टैंक ले जाते हैं ऑक्सीजन की, उसमें 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है एंड 32% ऑक्सीजन होता है। तो जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन भी कम होता है। तो जो ऐसे क्लाइंबर होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं उनके ब्लड में कम ऑक्सीजन होता है तो उनको वीकनेस होती है एंड दे अनेबल टू थिंक क्लियरली, और ऐसे सिम्टम्स को बोलते हैं एनोक्सिया, ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी से सोचने का बंद हो जाना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.14, what is meant by positive and negative deviation from Raoult's law and how is the sign of delta H mix related to the positive and negative deviation from the Raoult's law। तो पहले ये deviation क्यों आता है। So when the solution does not obey the Raoult's law over the entire range of the concentration, उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर। अगर हायर या लोअर है तो हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन है। अगर वेपर प्रेशर हायर है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और अगर लोअर है तो बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, ये है हायर वेपर प्रेशर देन द प्रिडिक्टेड, तो ये कौन सा डेविएशन हुआ, पॉजिटिव डेविएशन हुआ। और यहाँ पे जो प्रिडिक्टेड है उससे वेपर प्रेशर कम है, इसलिए इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो प्रिडिक्टेड, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है उससे कम है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब इन दोनों में डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू कितनी होगी, सो यहाँ पे होगी ग्रेटर देन 0। जब हमारा पॉजिटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0,
और जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू होगी लेस देन 0। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.15। An aqueous solution of 2% non-volatile solute acts at pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो डेटा है वो हम लिखेंगे कि 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट होगा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा यहाँ पे, W2 = 2 ग्राम होगा। तो जो सॉल्वेंट है उसका मास हम क्या बोलेंगे, W1। तो ये कितना होगा 98 ग्राम। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम में 2 ग्राम तो हमारा सॉल्यूट है, तो रिमेनिंग कितना हुआ 100 - 2, तो वो होगा 98। तो वो होगा W1, दैट इज अ मास ऑफ दिस सॉल्वेंट होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे दिया है 1.004 बार, राइट, तो वो P1 होगा। और वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होगा, P10 = 1.013 बार होगा। देखो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है क्योंकि ये वैल्यू लिटरेचर में है, आपकी बुक में भी आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी या बुक में से लेनी पड़ेगी, यहाँ पे वो नहीं मिलेगी आपको। अब नेक्स्ट हमें यूज करनी है राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन, P10 - P1/P10 = W2 × M1 / M2 × W1। हमारे पास ये सभी डेटा अवेलेबल है सिवाय की एक डेटा जो है मोलर मास M2। तो मैंने यहाँ पे P10 की वैल्यू रखी है 1.013, यहाँ पे भी 1.013 P10, P1 = 1.004 रखा है। W2 जो हमारा 2 ग्राम है, M1 मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट जो कि वाटर है, तो वाटर का मोलर मास होता है 18। M2 जो हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने एज इट इज रखा है, और जो सॉल्वेंट का मास है W1 वो है 98। अब हम M2 को सब्जेक्ट बनाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 41.34 ग्राम पर मोल। तो ये रहा हमारा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.16। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid component are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of the octane? देखो इतना देखने से हमको पता चल गया कि हमारा जो ऑक्टेन है वो 35 ग्राम है और जो हेप्टेन है वो 26 ग्राम है। इसलिए हम ऑक्टेन को एज अ कंसिडर करेंगे सॉल्वेंट और हेप्टेन को कंसिडर करेंगे एज अ सॉल्यूट। तो चलो यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होने वाली है वो है P total = P10 + P20 - P10 × X2। ये X2 है मोल फ्रैक्शन, तो मतलब हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो सीक्वेंस से हम स्टार्ट करेंगे। पहले मास ऑफ ऑक्टेन वो है W1 = 35 ग्राम एंड मास ऑफ हेप्टेन उसको लेके W2 26 ग्राम। अब आपके माइंड में ऐसा होगा कि मैंने इसको W1 क्यों लिया, इसको 2 क्यों लिया। जनरली 1 उसको लेते हैं जो हमारा सॉल्वेंट होता है, और यहाँ पे ऑक्टेन ज़्यादा अमाउंट में है तो ये हमें एज अ सॉल्वेंट इसको कंसिडर करेंगे। वैसे हम वेपर प्रेशर लिखेंगे ऑक्टेन का एज वेल एज हेप्टेन का जो हमको दिया गया है। फिर से हमने ऑक्टेन को इसीलिए 1 लिया है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो हमारा सॉल्वेंट कंसिडर होगा, राइट। अगर आप हेप्टेन को P10 कंसिडर करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको ऑलवेज ये देखना है कि किसके अमाउंट ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा वही हमारा सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट को डिनोटेड करते हैं 1 से। अब बात आती है मोलर मास की। तो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना है, M1 = 114.23 एज वेल एज हेप्टेन का हमें मोलर मास मिला 100.21। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के लिए हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे मोल, और मोल के लिए चाहिए हमको मोलर मास। तो चलो अब मोल हम फाइंड आउट करेंगे। तो मोल = क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। यहाँ पे ऑक्टेन का वेट है 35 ग्राम और उसका मोलर मास कितना है 114.23। तो यहाँ मिल जाएगी हमें मोल ऑफ ऑक्टेन। और सेम वे से हम हेप्टेन के भी मोल फाइंड आउट करेंगे। हेप्टेन का वेट कितना है 26 ग्राम और उसका मोलिकुलर वेट है
100.21, तो उसके मोल मिले हमको 0.26। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे और वो किसके फाइंड आउट करेंगे, ऑक्टेन के, और साथ में हम फाइंड आउट करेंगे हेप्टेन के। एक्चुअली हमको चाहिए सिर्फ X2, लेकिन मैं दोनों के यहाँ पे फाइंड आउट करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको मोल फ्रैक्शन का रिवीजन भी हो जाए। तो मुझे ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो होगी ऑक्टेन के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सेम यहाँ हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो हेप्टेन के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो यहाँ पे मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन मिला 0.46। अब देखो इक्वेशन हमारे पास है, सारे डेटा हमारे पास है, तो चलो वन बाय वन रखते हैं। P10 तो उसकी वैल्यू 46.8, यहाँ पे भी रख दी, यहाँ पे भी रख दी। लाइक देखो P20 उसकी वैल्यू कितनी है 105.2, तो वो भी हमने यहाँ पे रख दिया। और जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें हेप्टेन का लेना है सॉल्यूट का, राइट, तो वो 0.46 है। ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 73.66 किलो पास्कल। तो ये है हमारा आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.17। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो है P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू X2। ये P10 क्या है, तो वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये P1 हमारे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है और X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो चलो वन बाय वन यहाँ पे सब पैरामीटर्स रखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P10 जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, P1 जो कि हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें चाहिए X2। तो X2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तो मोल फ्रैक्शन है, उसके लिए चाहिए हमको मोल ऑफ वाटर एज वेल एज मोल ऑफ सॉल्यूट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन बोला है, दैट मीन्स 1 मोल होगा सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो चलो वाटर के पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे और मोल की इक्वेशन क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये 1000 ग्राम है वाटर का मास और उसका मोलर मास होगा 18, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 मिलेगा 55.55। अब आप बोलोगे मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे सीधा बोला गया है 1 मोलर सॉल्यूशन, दैट मीन्स 1 मोल इन 1000 ग्राम। तो सीधा हम क्या लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सिर्फ X2 फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं X1 और X2 दोनों की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताई है। तो देखो X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 55.55 प्लस 1 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 0.017। अब हमारे पास P10 है, X2 है, राइट। तो चलो उन सभी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब ये 12.3 जाएगा सामने, राइट, और उसका आंसर आएगा 0.2091। हम P1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन में क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। 12.3 माइनस 0.2091 इज इक्वल टू P1, दैट मीन्स 12.09 दैट इज इक्वल टू P1। तो ये रहा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.18। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास इज गिवन 40 ग्राम पर मोल which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। तो चलो यहाँ पे पहले जो हमारा सॉल्वेंट है वो दिया गया है, वो है ऑक्टेन और जिसका मास है 114। तो हम क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट जो कि ऑक्टेन है, तो W1 कितना आएगा, 114 ग्राम आएगा। और यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसका मास हमको फाइंड आउट करना है। देखो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हमें फाइंड करना है वो है W2, वो अननोन है। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन होता है 114.23 और मुझे पता है कि आपको वो कैलकुलेट करना आता ही है, तो वो होगा हमारा M1। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 जो दिया यहाँ है 40 ग्राम पर मोल। अब जो वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है वो है 80% रिड्यूस होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर 100 वेपर प्रेशर हो तो वो 80 हो जाता है, तो 1 है तो कितना होगा, तो क्या होगा 80/100 दैट मीन्स 0.8 जितना हो जाएगा, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। हमारे पास P10 है, P1 है, M1 है, W1 है, M2 है, सिर्फ W2 नहीं है जो कि वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने P10 कितना सोचा था, 1 था और हो जाएगा कितना 0.8, इसीलिए हमने P10 की वैल्यू कितनी ली, 1 ली, और ये P1 कितना लिया, 0.8 लिया। W2 हमको पता नहीं है, M1 114.23, M2 ये हमारा 40 और हमारा W1 है 114 ग्राम।
तो चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इतने का आंसर आएगा 0.2, राइट। ये 40 इंटू 114 करेंगे तो 4560 आएगा। अगर हम W2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 0.2 इंटू 4560 सामने जाएगा, 114.23 नीचे आएगा और फाइनल आंसर हमको मिलेगा 7.98 ग्राम। तो ये है हमारा आंसर ऑफ 2.18। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.19। A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in a 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate molar mass of the solute and second vapor pressure of water at 298 Kelvin. तो चलो पहले हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो हम सब लिखेंगे। तो सॉल्वेंट का जो हमारा मास है W1 वाटर का वो है 90 ग्राम जो यहाँ पे दिया गया है। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 30 ग्राम है तो हमने W2 लिखा और उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है वो है 2.8 किलो पास्कल। अब ये हमारी कंडीशन 1 हुई यहाँ तक की। फिर हम क्या करते हैं, उसमें 18 ग्राम ऑफ वाटर फर्दर ऐड करते हैं। मतलब पहले तो 90 था, फिर उसमें 18 ऐड करेंगे तो होगा 108 ग्राम और उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होता है वो है 2.9 किलो पास्कल। मतलब ये हमारी सेकंड कंडीशन हुई। अब इन दोनों कंडीशन के लिए हम यहाँ पे राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करेंगे और उसकी इक्वेशन है P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। पहले कंडीशन 1 के लिए P10 हमको पता नहीं लेकिन P1 पता है, वो है 2.8, W2 है 30, M1 है 18, M2 पता नहीं है और W1 है 90। और इस इक्वेशन को हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो है M2 माइनस 6 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन P01। देखो ये सारे स्टेप मैंने एक एक यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन किए हैं, राइट। तो मैं बोल के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और हमें बहुत अपलोड में भी प्रॉब्लम आएगा। सो बेटर है ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया है, सारे के सारे स्टेप यहाँ पे कवर किए हैं। अब जैसे इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए अप्लाई किया वैसे सेकंड कंडीशन के लिए करेंगे। उस टाइम पे ये P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.9, पहले 2.8 था अब 2.9 हो गया। बाकी ये 30 इंटू 18 और तो सेम रहेगी लेकिन ये 90 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 108। मतलब ये दो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी और इसको भी इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी M2 माइनस 5 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2.9 अपॉन P10। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया और क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा M2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई M2 माइनस 6 और यहाँ ऊपर रहेगा 2.9 डिवाइडेड बाई होगा 2.8। ये 2.9 डिवाइडेड बाई 2.8 करोगे तो 1.035 आएगा। फिर इसको यहाँ पे सामने ले जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे तो जो हमें M2 की वैल्यू मिलेगी वो होगी 34.57 ग्राम पर मोल। देखो ये हमें M2 की वैल्यू मिली है। अगर हमको P10 फाइंड आउट करना हो, देखो P10 इन रेशियो में कैंसिल हो गया था, राइट। M2 एंड P10, अभी हमें P10 भी फाइंड आउट करना है, राइट। यहाँ पे लिखा है ना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो वे कैसे करेंगे, तो ये जो M2 की वैल्यू है हम कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में रख रहे हैं M2 की वैल्यू, तो M2 रखेंगे हम 34.57 और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो P10 का वैल्यू हमें मिलेगा 3.38 किलो पास्कल। तो ये दोनों हो गए हमारे तो आंसर ऑफ दिस 2.19। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.20। A 5% solution by mass of a canned sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of a pure water is 273.15 Kelvin. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर लिखा है, इसका मतलब 5 ग्राम कैन शुगर होगा 95 ग्राम ऑफ वाटर में। दैट मीन्स टोटल हमारे 100 ग्राम सॉल्यूशन के हो जाएंगे। कैन शुगर का मोलर मास होता है 342.3 ग्राम पर मोल एंड ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। अब ये यहाँ पे जो इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। डेल्टा TF वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि हमारे प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कैन शुगर के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वो है हमारा 273.15 जो कि यहाँ पे दिया है
और ये जो सॉल्यूशन है कैन शुगर का, उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है 271। तो यहाँ पे सिर्फ KF अननोन है, W2 भी नोन है, M2 भी नोन है, W1 भी नोन है। अगर KF फाइंड आउट करेंगे तो KF की वैल्यू हमें मिलेगी 13.98। अब हमें करना है यही वैल्यू को यूज ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए। तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो प्योर वाटर हमारा रहेगा 273.15, टी ग्लूकोज मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज के सॉल्यूशन का वो फाइंड आउट करना है। KF हम कौन सा यूज करेंगे 13.98। W2 हमारा क्या होगा, तो वो होगा मास ऑफ द ग्लूकोज जो कि हमारा 5 ग्राम होगा, 1000 भी यहाँ पे है। M2 होगा ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट जो है 180 और W1 होगा 95, जितना हमारा मास ऑफ दी सॉल्वेंट है, राइट। तो इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज हमको मिलेगा 269.06 और ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.21। Two elements A and B form compound having a formula AB2 and AB4. When dissolved in a 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas a 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kilogram per mole. Calculate the atomic masses of A and B. तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो होगी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। देखो अब मैं इस इक्वेशन में ये सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। लाइक डेल्टा TF जो हमें दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है 2.3 है, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया है। KF जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, उसकी वैल्यू है 5.1, तो वो हमने सीधा यहाँ पे रख दिया है। W2 मतलब कितने ग्राम है, तो हमारा जो AB2 है वो 1 ग्राम है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 ग्राम लिखा। 1000 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। M2 जो हमें पता नहीं है इसलिए हमने सीधा M2 रखा, और W1 मतलब जो सॉल्वेंट है उसका कितना मास है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो वो आएगा 20। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे M2 को सब्जेक्ट बना के, तो M2 का आंसर जो आएगा वो होगा 110.86। अब आपको पता है कि ये जो हमने सब कुछ लिखा है वो AB2 के लिए हमने ये सॉल्व किया है। सेम टू सेम वे से हम AB4 के लिए करेंगे, राइट। तो देखो AB4 के केस के अंदर KF तो एज इट इज उतना ही आएगा, लेकिन ये डेल्टा TF जो AB2 के केस में 2.3 था, अब इस केस में कितना है 1.3, देखो यहाँ पे लिखा है, राइट। ओके 1 भी ऐसा रहेगा, 1000 भी ऐसा रहेगा, M2 भी सेम एंड 20 भी रहेगा ऐसा का ऐसा। तो चलो अब M2 फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमें मिला 196.15 ग्राम पर मोल। तो अब हमें AB2 एंड AB4 के मोलर मास मिल गए हैं। हमारा क्वेश्चन है एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B फाइंड करना है, तो चलिए वो फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो A प्लस 4B, तो उसका मास कितना है 196.15 ग्राम पर मोल, राइट। ओके वैसे AB2 के केस में क्या आएगा 1A प्लस 2B, तो उसका मोलर मास कितना है 110.86। अब हम क्या करेंगे, इस 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। इक्वेशन 1 माइनस 2, तो देखो उसमें क्या होगा, चलो इक्वेशन लिख देते हैं। यह इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यही इक्वेशन 1 का पार्ट और यही इक्वेशन 2 का पार्ट। अब देखो A निकल जाएगा, 4B माइनस 2B तो होगा वो 2B, और 196.15 माइनस 110.86 करेंगे तो आंसर आएगा 85.29। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो B का आंसर आएगा वो है 85.29 बाई 2, दैट मीन्स 42.64 ग्राम पर मोल। ये हमें सिर्फ अभी तक B मिला है। अब A चाहे तो क्या करना पड़ेगा, अब इस B की वैल्यू आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख दो। तो चलो हम कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन 2 में B की वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.86। अब B की वैल्यू जस्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, वो रखेंगे 42.64। ये जो अननोन A है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमें जो A का आंसर मिलेगा वो होगा 25.57 ग्राम पर मोल। तो ये दोनों हमारे A और B के एटॉमिक मास यहाँ पे मिल गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.22। At 300 Kelvin, 36 gram glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar.
If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे मास दिया है ग्लूकोज का, वो है 36 ग्राम, तो हमने W2 = 36 लिखा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे लीटर बोला है, तो V होगा 1 लीटर, और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.98 बार, वो भी हमने लिख दिया। अब जो सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 1.52 बार, और उस पे हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा क्वेश्चन मार्क, राइट। अब यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होने वाली है वो है पाई V = W2RT/M2। पाई की वैल्यू हमारे पास है, वॉल्यूम 1 लीटर है, W2 हमारे पास है, R है, T है, सिर्फ फाइंड आउट करना है M2। तो देखो वो सभी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, राइट। 4.98 जो है हमारा पाई, वॉल्यूम है 1 लीटर, वेट ऑफ ग्लूकोज जो सॉल्यूट है हमारा वो है 36 ग्राम, R की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 300, और M2 हमारा एज इट इज ये रहा, और M2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। अब क्या करेंगे, ये सेकंड कंडीशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो रहा है 4.98 से 1.52, तो जो यहाँ पे 4.98 है उसके प्लेस पे आ जाएगा 1.52, बाकी वॉल्यूम भी 1 लीटर रहेगा, 0.083 R रहेगा, टेम्परेचर भी उतना रहेगा, M2 के प्लेस पे आ जाएगा 180, और हमें फाइंड आउट करना है W2। तो देखो W2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमें मिला आंसर 10.98 ग्राम, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राम नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगा, तो उसके मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और मोल का मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास ग्लूकोज का मिला 10.98 और मोलर मास ग्लूकोज का है 180, तो ग्लूकोज के हमको जो मोल मिले वो है 0.061 मोल, और ये जो मोल है ये 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, दैट मीन्स मोल पर लीटर, उसको हम बोलते हैं मोलारिटी, राइट। मोल 0.061 और 1 लीटर में, तो इन शॉर्ट ये 0.061 क्या होगा, इसकी मोलारिटी, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.23, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। तो चलो हम सीधा पैर देखते हैं और 1 बाय 1 उन पैर को सॉल्व करते हैं, लाइक उनके बीच में कौन से टाइप का अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होगा। तो पहली हमारी पैर है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, और आपको पता है ये दोनों नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर होने की वजह से इन दोनों के बीच में वान डर वाल्स इंटरैक्शन होगा। सेम वे से आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में भी वान डर वाल्स इंटरैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों भी नॉन पोलर है। हमारी थर्ड पैर है सोडियम परक्लोरेट, दैट मीन्स NaClO4 एंड वाटर। जब ये NaClO4 वाटर में डिसॉल्व होगा तो Na+ एंड ClO4- के आयंस बन जाएंगे, जो आयन इंटरैक्ट करेंगे वाटर के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरैक्शन होगा। आयन होगा NaClO4 की साइड से, और जो डाइपोल बनेगी वो वाटर की, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। नेक्स्ट पैर है हमारी मिथेनॉल एंड एसीटोन। तो यहाँ पे मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि मिथेनॉल का OH ग्रुप और एसीटोन का C डबल बॉन्ड O, वहाँ पे उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे टाइप की बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो अबाउट द बॉन्डिंग बना दूंगा। नेक्स्ट हमारी पैर है एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन की। तो इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा, क्योंकि देखो ये CN और यहाँ पे जो एसीटोन है उसके अंदर C डबल बॉन्ड O होता है, और इन दोनों ग्रुप में देखो यहाँ पे डाइपोल जनरेट होगी, यहाँ पे आयंस नहीं बनेगी, डाइपोल जनरेट होगी, राइट। क्योंकि CN इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और कार्बोनिल भी ग्रुप में C का पार्ट कैसा होता है, पॉजिटिव, और O का पार्ट नेगेटिव। तो दो टाइप की डाइपोल यहाँ पे बनेगी, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.24, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन नॉर्मल ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सॉल्यूट वो है साइक्लोहेक्सेन, KCl, मेथनॉल एंड CH3CN, राइट, एसीटोनाइट्राइल। तो चलिए हम पहले ही जान लेते कि ये एन ऑक्टेन कैसा है। तो एन ऑक्टेन कैसा है, तो वो नॉन पोलर है, और हम ये जानते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर नॉन पोलर है तो अपने अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट को ही वो डिसॉल्व करेगा, अगर पोलर है तो वो पोलर को सॉल्युबल करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको जो नॉन पोलर दिख रहा है वो है साइक्लोहेक्सेन, तो वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा एन ऑक्टेन में।
जबकि मिथेनॉल एंड एसिटोनाइट्राइल ये दोनों पोलर है ड्यू टू द OH एंड साइनाइड ग्रुप, तो ये वेरी लो सॉल्युबिलिटी दिखाएंगे इन द एन ऑक्टेन। और जबकि तो KCl आयोनिक कंपाउंड है तो वो तो इसमें इनसॉल्युबल ही रहेगा, सॉल्युबल होगा ही नहीं। अगर KCl को वाटर में डालते तो वो पोलर में सॉल्युबल हो जाता, इस आयोनिक कंपाउंड को वो आयोनाइज कर देता। लेकिन ये नॉन पोलर ऑक्टेन के अंदर ये हमारा KCl आयोनाइज होगा ही नहीं, मतलब इनसॉल्युबल रहेगा। तो अब हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्युबिलिटी को। तो सबसे कम हमारा जो सॉल्युबल होगा, मतलब इनसॉल्युबल ही रहेगा, वो है KCl। उससे ज़्यादा मिथेनॉल होगा और मिथेनॉल से ज़्यादा सॉल्युबल होगा CH3CN मतलब एसिटोनाइट्राइल, क्योंकि ये ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू दी एसिटोनाइट्राइल। और सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल होगा वो है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि वो खुद नॉन पोलर है और नॉन पोलर ऑक्टेन के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.25 अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई व्हिच आर द इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो चलो वन बाय वन करेंगे। आपको जैसे अभी पता है कि मैंने अभी बोला कि लाइक डिसॉल्व लाइक, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है वाटर के अंदर। और वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। तो देखो जिसकी पोलरिटी ज़्यादा वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होगा। लाइक फिनॉल के पास OH है, फिनोलिक OH ग्रुप है, तो वो होगा पार्शियली सॉल्युबल। देन आएगा टॉल्यून के पास कोई भी ऐसा पोलर ग्रुप नहीं है, इसलिए वो कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। फॉर्मिक एसिड में HCOOH, दैट मीन्स ये काफ़ी पोलर कंपाउंड है, पोलर एसिड है, तो ये तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। फिर है इथिलीन ग्लाइकोल, जिसके अंदर होते हैं OH ग्रुप, और ये OH ग्रुप की वजह से वो वाटर में विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के पास CHCl3, मतलब ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ सॉल्युबल होगा ही नहीं, वो दोनों लेयर उसके सेपरेट ही रहेंगे, इसलिए इसमें क्या आएगा, इनसॉल्युबल आएगा। नेक्स्ट है पेंटेनॉल के अंदर होता है OH ग्रुप, और ये OH ग्रुप की वजह से ये वाटर में होगा पार्शियली सॉल्युबल। ये 5 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसलिए पार्शियली सॉल्युबल होगा। अगर 2 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला मतलब मिथेनॉल या इथेनॉल होता तो वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.26 इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml and contains 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन per kilogram of water, calculate the molality of sodium ions in the lake। तो चलो यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो लिखते हैं कि 1.25 ग्राम पर ml डेंसिटी दी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 92 ग्राम ऑफ सोडियम है पर किलोग्राम ऑफ वाटर, और हमें फाइंड आउट करना है मोलालिटी को। अब मोलालिटी किसको बोलते हैं तो हमें पता है, मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसको कहते हैं मोलालिटी, राइट। यहाँ पे वाटर है एज अ सॉल्वेंट, तो देखो यहाँ पे पर किलोग्राम ऑफ वाटर कितने आयन है, 92 ग्राम। तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 92 ग्राम होते हैं सोडियम आयन। देखो अब यहाँ पे ग्राम ऑफ द सोडियम आयन है, लेकिन हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल कैसे मिलेगा, तो हमें पहले इक्वेशन पता है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास है 92 और मोलर मास है 23, तो इससे हमें मिल जाएगी मोल, और वो मिलेगी 4 मोल। और ये 4 मोल कहाँ से मिले, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 92 ग्राम सोडियम है, उसके मोल मिले, मतलब 4 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स वो हो गई हमारी मोलालिटी। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.27 इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS is 6 × 10⁻16 कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले ये समझ लो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, राइट। यहाँ पे KSP की वैल्यू दी है 6 × 10⁻16, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम CuS को डिसॉल्व करें तो 2 आयन मिलेंगे हमें, Cu+2 एंड S-2। अब इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जो प्रोडक्ट होती है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट मीन्स इसके भी M और इसका भी M, मतलब M अगर Cu+2 हो गए तो M कितने होंगे, S-2, और इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन की जो प्रोडक्ट है वो है हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। तो M × M क्या हो जाएगा, M²। अगर मुझे M चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, Ksp⁻², तो यहाँ पे जो Ksp है वो है 6 × 10⁻16, और उसका मैं रूट निकालूंगा तो जो आंसर मिलेगा वो है 2.45 × 10⁻8 मोल पर लीटर, और वो है मोलारिटी, दैट मीन्स मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.29
Naltrexone, similar to the morphine, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of naltrexone generally given is 1.5 mg. Calculate the mass of 1.5 into 10 raised to minus 3 molar aqueous solution required for the above dose. देखो यहाँ पे मैंने naltrexone एंड मॉर्फिन दोनों के स्ट्रक्चर आपको दिए हैं, राइट। तो चलो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास जो डेटा है वो है क्या है कि डोज ऑफ naltrexone कितना होता है 1.5 मिलीग्राम, और हमें फाइंड आउट करना है कि मास ऑफ 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोलर एक्वेस सॉल्यूशन कितना चाहिए 1.5 मिलीग्राम डोज के लिए। तो देखो 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोल्स होगा किसके अंदर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो चलो अब हमें यही फॉर्मूला यूज करनी है कि 1.5 मिलीग्राम ऑफ naltrexone, दैट मीन्स 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करेगी उसका मोलर मास। तो हमें क्या मिलेगा, इसके हमें मोल मिलेंगे और वो मोल हो गए 4.8174 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 मोल। तो इतना करने से हमको पता चला कि 1.5 मिलीग्राम naltrexone के मोल कितने हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास है, मतलब 1000 ग्राम के अंदर कितना होगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोल होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ, लाइक 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोल है किसके अंदर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब हमारे पास कितने मोल है 4.8174 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 मोल है, तो वो कितने ग्राम वाटर के अंदर होगा। तो ऑफकोर्स ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.211 ग्राम वाटर के अंदर। मतलब अगर आप इतने ग्राम वाटर लोगे तो उसके अंदर क्या होगा, इतना मोलल होगा हमारा naltrexone, तो उसका डोज हो जाएगा 1.5 मिलीग्राम। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.30। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। तो चलो मैं आपको एक सिंपल इजी इक्वेशन देता हूँ कि मोलारिटी m इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगेन मैं बता देता हूँ कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है तो आपको ये 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये ml है तो यहाँ पे 1000 आएगा। देखो यहाँ पे वो 250 ml लिखा है, दैट मीन्स ये 1000 यहाँ पे यूज़ होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो इक्वेशन बनेगी ये दोनों जाएंगे यहाँ पे ऊपर, तो होगा मोलारिटी m इंटू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये 1000 आ जाएगा नीचे। अब इन सभी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइक मोलारिटी कितनी चाहिए 0.15 चाहिए, जो मोलर मास है हमारा बेंजोइक एसिड का वो आप फाइंड आउट करोगे तो आएगा 122.12। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें 250, तो मैंने यहाँ पे 250 लिख दिया और 1000 तो नीचे था ही, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.5795 ग्राम बेंजोइक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml 0.15 मोलर सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.31। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ और एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो चलो यहाँ पे मैंने तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए है। ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और ये है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो चलो यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन एटम ऑफ द एसिटिक एसिड, द एसिड स्ट्रेंथ एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। देखो ये जो हमारा कार्बन है वो है कार्बोनिल कार्बन, और इसके साथ जो अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेंगे, उसके एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और जब भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वाट ऑफ फैक्टर I इंक्रीज होगा एंड द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट वो भी बढ़ेगा, राइट। अगर बात करें ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की तो वो मोस्ट एसिडिक है, तो ये जो 3 फ्लोरीन है इट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर, दैट्स वाई ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। अब ये जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन से कम होता है, राइट, उसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा, उससे कम क्लोरीन वाला मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और सबसे कम होगा हमारा ये एसिटिक एसिड का। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.32। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3CH2CHCl COOH, दैट मीन्स
2-chlorobutanoic acid is added to 250 gram of water, Ka is equal to 1.4 into 10 raised to minus 3, Kf is equal to 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे Ka की वैल्यू दी है, दैट मीन्स ये हमारा वीक एसिड है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मोल फाइंड आउट करेंगे, भाई कितना मोल ये है, राइट। तो यहाँ पे 10 ग्राम लिया है और ये 122.5 जो है मोलर मास, तो हमें मिल जाएंगे इसके मोल। तो देखो मोल तो मिल गए, अब मोलालिटी फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो ये 0.08 में लूँगा और ये 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर है, दैट मीन्स मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इसको। दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करेंगे तो मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 0.08 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250। तो ये जो मिला 0.326 वो है इसकी मोलालिटी। अब आगे हमें क्या करना है, इसका आयोनाइजेशन दिखाते हैं। तो ये एसिड है, तो ये H यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। अब इसके आयोनाइजेशन से हमें ये नेगेटिव पार्ट मिलेगा और ये प्रोटॉन मिलेगा। सपोज यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ये दोनों C अल्फा जितने बनेंगे और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, C माइनस C अल्फा। दैट मीन्स हम C को कॉमन निकाल दे तो क्या रहेगा, C1 माइनस अल्फा जितना। और इसके लिए K की वैल्यू लिखे तो ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या है, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है यहाँ पे C1 माइनस अल्फा। इसको अगर हम ऐसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं लेकिन ऐसे डिसोसिएशन से देखना चाहे तो भी बोल सकते हैं कि C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, C माइनस C अल्फा। और ये C अल्फा इस C की कंपैरिजन में, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में ये C अल्फा बहुत ही कम होगा। सो वी कैन निगलेक्ट इट। तो हमें क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब हमें अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, K अपॉन C रेज़ टू 1/2, मतलब K बाय C का हम रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू, और वो वैल्यू हमें मिलती है 0.065, राइट। अब हम I को कैलकुलेट करेंगे वांट हॉफ फैक्टर। तो टोटली हमें यहाँ जो आयन मिल रहे हैं वो कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, राइट। और होने चाहिए टेक्निकल कितने, 1। तो ये जो आंसर है वो आएगा कितना, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.065, तो 1 के साथ ऐड हो जाएगा तो होगा 1.065। अभी हमारा आंसर आया नहीं है, अभी भी हमें फाइंड आउट करना है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसकी इक्वेशन क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू M। I हमें मिल गया कितना 1.065, KF जो कि यहाँ पे दिया है 1.86 और मोलालिटी है उसकी 0.326। अब इन तीनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो आंसर आएगा 0.647 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में भी लिख सकते हो, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन अगर डेल्टा TF की बात करें तो दोनों में वो सेम ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.33। 19.5 ग्राम ऑफ fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the Van Hoff factor and dissociation constant for fluoroacetic acid. तो ये अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल किया उसके जैसा ही है। पहले हमने फाइंड आउट किए मोल, और मोल के बाद हमने फाइंड आउट किया उसकी मोलालिटी, तो वो हमें मिली 0.5 मोलालिटी। अब इसका देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे KF इंटू M करेंगे तो हमें मिलेगा उसका कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब वान हॉफ फैक्टर क्या है, तो वो है रेशियो ऑब्जर्व फिजिकल प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड। तो देखो ये रेशियो यहाँ पे हम करेंगे 1/0.93। अब ये कैसे हमने किया, तो देखो 1 हमारा ऑब्जर्व होता है और ये 0.93 हमने कैलकुलेट किया, तो वो आंसर आया 1.075। अब ये फ्लोरोएसिटिक एसिड का मैंने डिसोसिएशन बताया है, तो ये इसके नेगेटिव आयन है और ये यहाँ पे प्रोटॉन में डिसोशिएट होता है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जैसा भी लास्ट में किया था, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। तो टोटल मोल्स यहाँ पे कितने होते हैं, तो टोटल मोल हो गए C1 माइनस अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा। ये सॉल्यूशन में टोटल इतने मोल्स हो गए। अगर इसको सॉल्व करें तो ये C से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और C1 इंटू, तो ये 1 ही रहेगा, मतलब C रहेगा,
और ये हो जाएगा माइनस सी अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस सी अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस सी अल्फ़ा, तो वो चला जाएगा, रहेगा क्या, ये सी रहेगा और ये सी अल्फ़ा रहेगा, और उसमें से सी कॉमन निकाल दो तो बचेगा सी 1 प्लस अल्फ़ा। दैट मीन्स ये जो हम आई कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए ये है हमारी क्या, ऑब्जर्व फिजिकल प्रॉपर्टी, और होना चाहिए कितना, सी। तो वहाँ से सी कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। जस्ट अभी हमने i की वैल्यू फाइंड आउट की और वो कितनी मिली थी हमको, 1.075। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.075। अब आप इस i को मत देखो, सिर्फ यहाँ पे देखो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.075 जो यहाँ से हमने काउंट किया था। तो अल्फा कितना होगा उसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये 1 चला जाएगा इधर और वो हो जाएगा माइनस में। तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1.075 माइनस 1, दैट मीन्स 0.075। लेकिन हमें और भी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो ये के की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये नेगेटिव आयन कैटायन और डिवाइडेड बाय ये फ्लोरोएसिटिक एसिड, राइट। ये कितना होगा, सी अल्फा होगा, ये भी सी अल्फा, और ये कितना होगा, सी 1 माइनस अल्फा। हमारे पास देखो किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है और साथ में अल्फा की भी वैल्यू। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, जो अभी हमने फाइंड आउट किया कितना था, 0.5 था, राइट ओवर हियर। और जो अल्फा मिला वो कितने मिला, 0.075। तब इन सब को सॉल्व करके हमें के की वैल्यू मिलेगी 3.07 इंटू 10⁻³ मिलेगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.34। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 मिमी ऑफ Hg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। चलो पहले जो डेटा गिवन है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि पहले मोल ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए। देखो 25 ग्राम ग्लूकोज है, तो 25 डिवाइडेड बाय 180 जो कि ग्लूकोज का मोलर मास है, तो मोल इसके मिलेंगे 0.139 मोल। और मोल ऑफ वाटर कितना होगा, तो ये 450 ग्राम ऑफ वाटर है और वाटर का जो मोलर मास है वो है 18, तो 25 मोल होगा वाटर। मोल फ्रैक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिला हमें 0.0055। अब इक्वेशन कौन सी आएगी, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू X। तो X दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये P10, तो P10 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो है 17.535, यहाँ से हमको मिल जाएगी और P1 हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये 17.535 सामने जाएगा, फिर P1 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो P1 का जो आंसर आएगा वो है 17.43 जो हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.35। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10⁵ मिमी of Hg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 मिमी of Hg. बहुत ही easy न्यूमेरिकल है, सिर्फ हमें यहाँ पे हेनरीज लॉ की इक्वेशन रखनी है कि P = KH × C। हमारे पास C नहीं है तो C को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इक्वेशन होगी P/KH। P की वैल्यू गिवन है 760 और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें KH चाहिए, जो KH दिया गया है यहाँ पे 4.27 इंटू 10⁵। तो P/KH किया तो हमें जो आंसर मिला वो है कॉन्सेंट्रेशन का, और वो है 1.78 इंटू 10⁻³ मोलल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.36। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A having a molar mass 140 gram per mole was dissolved in 1000 gram of liquid B having a molar mass 180 gram per mole. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of a pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of a solution is a 475 torr. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइक मास ऑफ A = 100 ग्राम जो यहाँ पे दिया गया है। मोलर मास ऑफ A है 140 ग्राम पर मोल, मास ऑफ B है 1000 ग्राम और उसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। प्योर B का वेपर प्रेशर है दैट इज P0B वो है 500 टॉर
और ए का जो वेपर प्रेशर है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, अब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो है 475 टोर, वो भी डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब फाइंड आउट करेंगे ए के मोल, और यहाँ पे ए का मास दिया है और ये मोलर मास है, तो इन दोनों को रेशियो से हमें मिल जाएगा मोल ऑफ ए। तो सेम वे से हम बी के भी मोल फाइंड आउट करेंगे, ये है बी का मास और ये है उसका मोलर मास, तो हमें मिल गए बी के मोल। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड आउट करना है, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन क्या है, तो वो होगी मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ ए है 0.71 डिवाइडेड बाय टोटल मोल में क्या होगा 0.71 प्लस 5.56, तो हमें मिला ए का मोल फ्रैक्शन। सेम वे से आप बी का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, या 1 माइनस ए करोगे तो भी आपको ये बी का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें यूज करनी है कि पी टोटल इज इक्वल टू P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय ए का प्रेशर एंड बी का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय बी का प्रेशर, राइट। और इज इक्वल टू क्या होगा पी टोटल। अब पी टोटल हमारे पास कितना है 475, PA0 हमें पता नहीं इसलिए हमने वैसे ही रखा। हमारे पास ए का मोल फ्रैक्शन है, बी का मोल फ्रैक्शन है और पीबी का प्रेशर है, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो PA0 मिलेगा उसकी वैल्यू मिलेगी 280.70 टॉर मिलेगी। ये तो हमें PA0 मिला, लेकिन हमें PA चाहिए, तो उसके लिए इक्वेशन कौन सी आएगी PA इज इक्वल टू P0A इंटू एक्स ए। तो देखो PA यहाँ पे कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, और P0A की वैल्यू हमें मिली 280.70 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो वो है 0.11, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0.11 रखा, तो हमें ये आंसर मिला PA इज इक्वल टू 31.99 टोर। तो ये है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.37, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट 328 केल्विन आर 741.8 mmHg and 632.8 mmHg respectively. Assuming that they form the ideal solution over the range of a composition, plot P total, P chloroform and P of acetone मतलब pressure total, pressure of chloroform and pressure of acetone as a function of mole fraction of acetone. The experimental data observed for different composition of a mixture is, तो डेटा अभी हमको यहाँ पे दिया गया है। Plot this data also on the same graph paper, indicate whether it is a positive deviation or negative deviation from the ideal solution. तो देखो यहाँ पे ये टेबल मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रखा है। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन यहाँ पे कितना दिया है, देखो 11.8 लिया है, लेकिन वो 100 ऐसा किया है मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने इसको डिवाइडेड बाय 100 करके ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन लिखा है। ये है प्रेशर ऑफ एसीटोन, ये है प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और ये पी टोटल मतलब इन दोनों के समेशन है। और एक्सेल में मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ मुझे ऐसे मिला है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए जो होता है हमारा आइडियल वेपर प्रेशर, लेकिन यहाँ पे जो पी टोटल आ रहा है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो नेगेटिव डेविएशन होगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.38, बेंजीन एंड टोल्यूइन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ अ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 300 केल्विन are 50.71 mm of Hg and 32.06 mm of Hg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. तो चलो सबसे पहले हम मोल ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है, तो वो है हमारा 80 ग्राम और 78 है उसका मोलर मास, तो हमें मिल गए मोल ऑफ बेंजीन। सेम वैसे मोल ऑफ टोल्यूइन फाइंड आउट करेंगे, तो ये है मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ टोल्यूइन है 92, दैट मीन्स ये मिल गए हमें मोल ऑफ टोल्यूइन। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, और अगेन हमें पता है कंस्टिट्यूएंट मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो यहाँ पे हमें बेंजीन के मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। सेम वे से हम टोल्यूइन के मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर बाइनरी सिस्टम है तो 1 माइनस करके सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। जो इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं वो है P इज इक्वल टू P0x। तो यहाँ पे जो प्रेशर है बेंजीन का वो कितना होगा, P0 बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो चलो प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना होगा 50.71 जो हमें यहाँ पे दिया गया है, राइट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है, तो वो है 0.486 और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्रेशर ऑफ बेंजीन जो हमारा होगा 24.65 मिमी ऑफ Hg। सेम वे से हम टोल्यूइन के लिए फाइंड आउट करेंगे। प्योर टोल्यूइन का जो वेपर प्रेशर होता है वो है 32.06
और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। तो हमें मिला प्रेशर ऑफ टोल्यून कितना 16.48 mm of Hg, राइट। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो इन दोनों का समेशन करेंगे उतना होगा हमारा ये टोटल प्रेशर। तो चलो अभी हम आगे जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज में देखेंगे। ये तो था हमारा सॉल्यूशन में, लेकिन वेपर फेज में कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो टोटल यहाँ पे प्रेशर कितना है 41.30 और उसमें से जो हमारा बेंजीन कंट्रीब्यूट करता है वो है 24.65। तो हम क्या करेंगे 24.65 डिवाइडेड बाय 41.30। तो ये जो हमें मिला वो वेपर फेज के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन का वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो है 0.16। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.39। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन with approximate production of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with the air at a pressure of 10 atmosphere at 298 Kelvin if the Henry's law constant for the oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 into 10 raised to 7 mm and 6.51 into 10 raised to 7 millimeter respectively. Calculate the composition of this gases in the water. तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ O2 कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 20% है और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज को कन्वर्ट हम करने वाला है। तो हमें आंसर मिला 2 एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर को हम कन्वर्ट करेंगे मिमी ऑफ Hg में, जिसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 760 मिमी ऑफ Hg से। तो हमें आंसर मिलेगा 1520। सेम वे से हम नाइट्रोजन को भी कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 79% है। तो हमारा जो मिमी ऑफ Hg मिलेगा वो होगा 6004 मिमी ऑफ Hg। अब हेनरीज लॉ तो हमको पता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन बदलेगी P बाई KH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का मतलब क्या है, तो वो होगा क्या प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट ऑफ O2। ये जो प्रेशर है O2 वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, वो है 1520। तो वो हम यहाँ पे रखेंगे और हेनरीज कांस्टेंट ऑफ O2 वो यहाँ पे दिया गया है 3.30 इंटू 10 रेज़ टू 7। तो हमें क्या मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो है 4.6 इंटू 10 रेज़ टू -5। सेम वैसे हम नाइट्रोजन के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो है हमारा यहाँ पे 6004 और उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट है 6.51 इंटू 10 रेज़ टू 7। तो इसका आंसर मिला हमें 9.22 इंटू 10 रेज़ टू -5। तो ये था हमारा आंसर 2.39 के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.40। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी है 2.47। डिजोल्व इन अ 2.5 लीटर ऑफ वाटर दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो मैंने सभी डेटा यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट। जो इक्वेशन यूज होगी यहाँ पे वो है पाई इज इक्वल टू आई nRT/V। तो हमारे पास पाई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, एन नहीं है, आर है, टी है एंड वॉल्यूम है। तो हम एन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 0.0308 मोल। अब यहाँ पे हमें मास फाइंड आउट करना है। तो मास के लिए क्या करेंगे मोल इंटू मोलर मास। तो मोल हमारा है 0.0308 और जो मोलर मास है उसका कितना है 111 है। तो ऐसा करने से हमको मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का टोटल मास। देखो ये 111 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास है। तो इस मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिला मास का 3.42 ग्राम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।